हेलो दोस्तों, मेरी ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। पूरी वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर और CISM ड्राइवर इंटरव्यू के बेसिक्स पे ये वीडियो आपको पूरे मार्क्स दिलाएगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आपकी सेकंड इंटरव्यू क्लास आज मैं लेके आया हूँ। बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इन चीज़ों को आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा जिससे कि आप ट्रेड टेस्ट में, इंटरव्यू में किसी भी तरीके की आपको परेशानी ना हो। हमारा पहला टॉपिक रहेगा टायर के ऊपर। टायर में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि टायर की ट्रेड किसे कहते हैं। ट्रेड वो चीज़ होती है जो टायर की रोड से चिपक के चलती है। टा से ट्रेड, टा से टायर, यानी टायर किस पे चलता है? रोड पे। ट्रेड होती है जो रोड पे चल रही होती है चीज़, जो हिस्सा रोड पे लग रहा होता है उसे ट्रेड कहते हैं। और जो उसके साइड का हिस्सा होता है जिसे जो चौड़ाई होती है उसे बिड कहते हैं। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि टायर ट्रेड में हमें क्या चेक करना पड़ता है, तो आप ये बताएंगे हमें इसमें देखना पड़ता है कहीं से टायर फटा हुआ तो नहीं है, कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है, कटा हुआ तो नहीं है। ये सब चीज़ें हमें टायर में चेक करनी पड़ती हैं। और जिस चीज़ में टायर कसा हुआ होता है बोल्टों के साथ उसे हब कहते हैं। बस इतनी चीज़ टायर से रिलेटेड, बस इतनी ही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट थी जो आपको मैंने बता दी। दूसरी चीज़ हमारी आती है इंजन ऑयल। वो आपसे ये पूछ सकता है कि इंजन ऑयल इसमें कौन सा डलता है, गाड़ी में, ट्रक में कौन सा डलता है, बड़ी गाड़ी में कौन सा डलता है, छोटी गाड़ी में कौन सा डलता है। तो आपको ये नहीं बताना है कि क्या, कितना, कैसे। बस आपको इतना बताना है, सर इसमें जो हमारी डीजल गाड़ियाँ होती है बेसिकली उसमें 15W40 यानी 15W40 डलता है, और पेट्रोल गाड़ियों में आपका 20W40 डलता है। इससे ज़्यादा वो आपसे इंजन ऑयल के बारे में कुछ नहीं पूछेगा। बस वो ये पूछ सकता है इंजन ऑयल कहाँ पर डलता है। तो आपको उसे हर गाड़ी में आप एक बार देख लीजिएगा कि इंजन ऑयल डालते कैसे हैं, और जो उसे निकालने का बोल्ट होता है जिसे ढीला करके इंजन ऑयल निकाला जाता है वो कहाँ पर होता है। कि डालने का और निकालने का दोनों आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ है आपकी फ्यूल टैंक। वो आपको ये पूछ सकता है कि फ्यूल टैंक हमारे इसमें कितने हैं गाड़ी में। कोई भी गाड़ी आपके सामने खड़ी होगी वो उसमें पूछ सकता है कि इसमें फ्यूल टैंक बताओ। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें एक ही फ्यूल टैंक बताओ, क्योंकि एस मॉडल ट्रक जो पुलिस के पास या फिर आर्मी के पास होते हैं इनमें 2-2 फ्यूल टैंक होते हैं। तो आप उन्हें बता देना कि सर ये इसमें फ्यूल टैंक कितने हैं, और फ्यूल टैंक की कैपेसिटी अलग अलग होती है। वो एज पर एक स्टैंडर्ड नहीं है, टंकी अपने अनुसार बड़ी छोटी होती है। तो आप ऐसे बता सकते हैं कि इसमें 70 लीटर आ जाता है, 80, 70 से 80 ऐसे बोल सकते हैं। और बाकी आपको ये भी बोलना है कि सर हम पर डे ये भी चेक करते हैं कि हमारे फ्यूल टैंक में कहीं लीकेज तो नहीं है, जिससे कि आपका डीजल या पेट्रोल कहीं ख़राब तो नहीं हो रहा। ये हो गई आपकी फ्यूल टैंक के रिगार्डिंग क्वेश्चन। इससे ज़्यादा फ्यूल टैंक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चौथी चीज़ आपकी आ गई बैटरी के ऊपर। वो आपसे बैटरी पूछ सकता है कि इस व्हीकल में बैटरी कहाँ पर है, तो बैटरी आप बताओगे। वो ये नहीं पूछेगा कि बैटरी में कौन सी प्लेट होती है, कौन सा क्या होता है। बस वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि बैटरी में अगर पानी कम है तो आप क्या करोगे। तो आप बोल देना सर इसमें हम बैटरी में पानी डाल देंगे। जो लोग अच्छे से जवाब देना चाहते हैं वो ये बोल देंगे सर हम बैटरी में पानी टॉप अप कर देंगे। ठीक है। एक वो ये पूछ सकता है कि इसमें जो बैटरी में पानी डलता है वो कौन सा पानी होता है। तो आपको उन्हें बताना है कि जो बैटरी में पानी होता है वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। डिस्टिल्ड वाटर, वो ये नहीं पूछेंगे डिस्टिल्ड वाटर किस चीज़ से बना होता है, डिस्टिल्ड वाटर कैसा होता है। बस आपको इतना जवाब देना है कि डिस्टिल्ड वाटर होता है। और अगर किसी भी असुरक्षित स्थिति में अगर बैटरी को आपको हटाना पड़े तो आपको यही जवाब देना है कि हम माइनस का पॉइंट हमेशा सबसे पहले हटाएंगे, जिसे टर्मिनल कहते हैं। बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव जिस पे प्लस लिखा होता है, नेगेटिव जिस पे माइनस लिखा होता है। तो हम उससे ये कहेंगे जो भी इंटरव्यूअर होगा कि हम हमेशा नेगेटिव टर्मिनल सबसे पहले हटाएंगे। इनकी पहचान क्या होती है? पहचान मैं आपको सबसे आसान पहचान बता देता हूँ। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उस पर जो वायर लगी हुई होती है वो हमेशा ब्लैक कलर की होती है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उस पर जो वायर लगी होती है वो हमेशा रेड कलर की होती है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है करंट उसी में होता है जिसे कहते हैं फेज, और जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल आपका प्लस होता है हमेशा। आप देख लेना आपके पास घर में इन्वर्टर वगैरह हो तो आपको वहाँ भी दिख जाएगा। जो रेड वाला होता है वो प्लस में लगा हुआ होता है, जो ब्लैक वाला होता है वो माइनस में लगा होता है। वो टर्मिनल होते हैं। पांचवी चीज़ आते हैं हम इनके। वो आपसे ये पूछ सकता है कि जो आपके ये ऑयल्स हैं, जो ब्रेक ऑयल है आपका, या फिर जो आपका कूलेंट है, या फिर जो आपका क्लच ऑयल है, तो ये क्या है।
तो आपको यही बताना है कि जो हमारा ब्रेक ऑयल हो या हमारा कूलेंट हो या हमारा क्लच ऑयल हो, ये SAE स्टैंडर्ड के .3 या .4 दोनों में से कुछ भी चल जाता है। इसमें SAE का .3 और .4 कोई भी चल जाता है ब्रेक ऑयल में, क्लच ऑयल में और कूलेंट में, क्योंकि इसमें ये होता है। और वो ये भी पूछ सकता है कि आप ब्रेक ऑयल कितने दिन बाद बदलोगे, आप कूलेंट कितने दिन बाद बदलोगे, आप क्लच ऑयल कितने दिन बाद बदलोगे। तो आपको बेसिकली स्टैंडर्ड जवाब देना है। स्टैंडर्ड जवाब मतलब सर ये हम लगभग 30 से 40 हज़ार किलोमीटर पे हम अपना ब्रेक ऑयल बदल देंगे और 30 से 40 हज़ार किलोमीटर पे ही हम अपना क्लच ऑयल बदल देंगे। और अगर ब्रेक ऑयल कम हो रहा है किसी कारण से तो हम उसमें टॉप अप कर देंगे चेक करके। आपने देखा होगा उसमें टॉप मतलब हाई और लो दो निशान होते हैं, तो आपका वो कहाँ पर आ रहा है, हाई पे आ रहा है या लो पे आ रहा है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कुछ चीज़ें आपको ऐसी ना प्रैक्टिकली चीज़ें बस आपको देख लेनी है, माइंड में आपको पता होना चाहिए कि यार ये ना मेरे पे 40 हज़ार किलोमीटर पर बदला जाता है लगभग, तो 30 से 40 हज़ार बोलो, 40 से 50 नहीं बोलना, हमेशा कम लेके चलना है। अपने आप को ड्राइवर दिखाना है कि आपको जानकारी है, लेकिन थोड़ी सी बराबरी जानकारी है। ऐसा नहीं है कि आप कोई मैकेनिक होते हैं जो सटीक जानकारी देते हैं। बस ये पूछ सकते हैं कि किस कंपनी का ब्रेक ऑयल डलवाएंगे, तो आप बोल सकते हैं जी बॉश का आता है, कैस्ट्रॉल का आता है और गोल्फ का आता है। बहुत सारी कंपनियों के 10-12 कंपनियों के नाम। लेकिन अभी भी मैं आपको एक बात कहूँगा, आदमी सामने वाला जो भी आपका इंटरव्यूअर है उसे ये नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के आए हो, उसे ये लगना चाहिए कि आपको प्रैक्टिकली जानकारी है। इसीलिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अब तक, उन्हें ना आप एक बार गाड़ी के पास जाके देख लें, छू के देख लें एक बार अपने हाथों से कि क्या होती है। क्योंकि अपने घर में तो गाड़ी है तो भाई अपने को तो इतनी दिक्कत होती नहीं, लेकिन तुम लोगों के लिए मुझे ये बोलना पड़ेगा क्योंकि आपने कभी ऐसा किया नहीं है। एक छठा टॉपिक है हमारा, वो ये कह सकता है आपसे कि जब आप रोड पे गाड़ी चलाएंगे तो किस अकॉर्डिंग चलाएंगे, तो आप कहेंगे सर मैं जो रोड पे गाड़ी चलाऊंगा रोड मार्किंग, रोड साइन और रोड के टाइप के हिसाब से ही चलाऊंगा, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि रोड पे कैसे साइन है, रोड पे मार्किंग क्या है, कहीं मैं कोई लाइन क्रॉस तो नहीं कर रहा हूँ। मैं गाड़ी हमेशा रेड लाइट से जो पहले आपकी रेड लाइट से पहले जो आपकी क्या आती है पैदल पथ आता है जिसे क्या कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग, उससे पहले ही रोक रहा हूँ, रेड लाइट का पालन कर रहा हूँ, ट्रैफिक के नियमों का पालन कर रहा हूँ। यही बोलना, आपको ये नहीं बोलना कि ये धारा वो धारा, वो आपसे कोई धारा नहीं पूछेगा। उसे बस आपको ये जानना है कि आप रूल रेगुलेशन का पालन कर रहे हो नहीं कर रहे। जिस रोड पे 40 लिखा है क्या आप उस पर 40 पे ही चला रहे हो, जिस रोड पे 60 लिखा है वो 60 पे ही चला रहे हो। वो आपसे सवाल कर सकता है कि जी आपको बहुत इमरजेंसी है, रोड पे 40 लिखा हुआ है, क्या आप 50, 60, 70 पे भगाओगे? तो आपको हमेशा ये कहना नहीं सर हम रोड का पालन करेंगे जिससे कि किसी का दुर्घटना होने की दिक्कत ना हो। ऐसी चीज जवाब आपको ऐसे देना है जैसे एक आप आइडियल ड्राइवर हो, ना कि आप एक स्टूडेंट हो। ऐसे ही जवाब देना है। वो पूछेगा आपसे आपके राइट में जगह नहीं है, लेफ्ट में जगह है, लेफ्ट में कम जगह है, राइट में आप जगह बन सकती है थोड़ी देर में, ओवरटेकिंग कैसे करोगे? तो आप कहोगे सर मैं वेट करूँगा कि, लेकिन मैं जल्दीबाजी नहीं करूँगा। कुल मिला के रोड पे चलाना गाड़ी का मतलब है आपको जल्दीबाजी नहीं करनी। ये बाइक नहीं है जो कहीं किसी कोने से निकल जाएगी, एक्सीडेंट में थोड़ा नुकसान होगा। ये गाड़ी है, आपका नुकसान होगा, सामने वाले का नुकसान होगा, और हो सकता है सामने वाले की जान चली जाए, आपकी जान चली जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कुछ वो शॉर्टकट्स वगैरह पूछ सकता है कि आप इस गली से जा रहे हैं, एक शॉर्टकट से बगल वाली गली में, उधर से आप ले जा सकते हैं, उधर नो एंट्री है, उधर ये लिखा हुआ है, उधर बोर्ड पे वो लिखा हुआ है, उधर बच्चों का स्कूल है। वो कुछ भी ऐसे सवाल करेगा जिससे आपको बस एक सटीक जवाब दे दो कि आप ऐसी कंडीशन में क्या करोगे। आपको प्रैक्टिकली जवाब देना है सोच के। मैं अभी भी कहूँगा कोई भी जवाब जल्दीबाजी में नहीं देना। अगर आपको जवाब नहीं आता तो आप शांत रहें, अगर जवाब आता हो तभी जवाब दें, लेकिन गलत जवाब आपको नहीं देना। छठा टॉपिक आपका यही था। सातवां टॉपिक है आपका डिफरेंशियल ऑयल। जो डिफरेंशियल होता है वो ये पूछेंगे डिफरेंशियल क्या करता है, डिफरेंशियल का क्या काम होता है, वो पूछ सकते हैं। क्योंकि बड़ी गाड़ियों में डिफरेंशियल का एक बहुत बड़ा रोल होता है, गाड़ी को मोड़ने में, गाड़ी को काटने में, गाड़ी का हिसाब लगाने में। तो वो ये आपसे पूछ सकता है डिफरेंशियल क्या होता है, डिफरेंशियल से कौन सी रोड लगी होती है। तो आप कह देंगे जी प्रोपेलर शाफ्ट लगी हुई होती है। डिफरेंशियल में कौन सा ऑयल डलता है, तो आप कह देंगे आप SAE का 80 से 90 ग्रेड का ऑयल डल जाता है, बस 80 से 90 ग्रेड का ऑयल डल जाता है। और ये आपका कैस्ट्रॉल में भी आता है, बॉश में भी आता है, ये आपका गोल्फ में भी आता है, ये आपका अलग अलग टाटा का भी आता है, एल्सर का अपना आता है। तो आपको यही जवाब देना है दोस्तों। कभी भी ना कोई आपका इंस्ट्रक्टर हो जो आपका
इंटरव्यू लेने वाला हो, डीसीपी लेवल इंटरव्यू होगा आपका, तो आपको पता रहेगा कि इस तरीके से सवाल हो सकते हैं। बाकी दोस्तों मेरा कहना ये है कि किसी भी इंटरव्यू में सबसे पहले आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना चाहिए। माइंड को अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका लगभग 90% इंटरव्यू सही हो जाएगा, क्योंकि मेन चीज़ आपका माइंड है। जो माइंड होता है यही आपका इंटरव्यू अच्छा और बुरा कराने में सहायक होता है। अब आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेंगे तो आपकी बहुत दिक्कत आएगी, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं ज़्यादा सवाल ला नहीं पा रहा हूँ। अगर आप ये 7 से 10 सवाल भी पर डे मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो भी आपका लगभग इंटरव्यू पूरा क्लियर हो जाएगा। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, 8वां टॉपिक है मेरा, जो आपको आपके तरीके से तैयार करना पड़ेगा। आपको एक बार बस ये ध्यान रखना है कि ओवरलोड, नो एंट्री का चालान कितने का होता है, क्योंकि बेसिकली बड़ी गाड़ी जो भी लोग चलाते हैं उन्हें ओवरलोड, नो एंट्री का चालान का पता होना चाहिए। डीएल का चालान सब जानते हैं कितने का होता है, लाइसेंस ना होने पे कितने का होता है, ये चालान आपको पता होना चाहिए। आरसी नहीं है तो कितने का चालान है, फिटनेस नहीं है, फिटनेस का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बड़ी गाड़ियों में फिटनेस का विशेष ध्यान दिया जाता है। फिटनेस ही सब कुछ होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ जब फिटनेस टूट जाती है तो क्या हालत होती है, इसीलिए फिटनेस का विशेष ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों के जुर्माने आपको बस पता होने चाहिए। धारा आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कौन सी धारा में आपका चालान हो रहा है, आपसे बस ये पूछ सकता है कि फिटनेस का कितने का चालान है, आरसी नहीं है जी कितने का चालान है, फिटनेस टूट गई है कितने का चालान है, इंश्योरेंस ख़त्म हो गया कितने का चालान है, सीट बेल्ट आपने नहीं लगाई कितने का चालान है, एमरजेंसी व्हीकल को रास्ता नहीं दिया कितने का चालान है। धारा आपसे कोई नहीं पूछेगा, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपके भाई को पता लग जाए कि आप लोग जुड़ रहे हो और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हो।